हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है मेरे बच्चे। इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। एक टॉपिक रह गया है फ्लोरेसेंस और एक फॉस्फोरेसेंस। टॉपिक सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप बस इसको नोट कर लें और एक बार ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। क्वेश्चंस निकलेंगे डेफिनेटली। आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, विशेष ध्यान से सुने आप। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इसको नोट भी करना मेरे साथ साथ, आपको बहुत मजा आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को मेरे बच्चे दो भागों में बांटा है। एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को डायरेक्ट किसी प्रिज्म से पास कर दिया जाए तो उस प्रिज्म से पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स इज पास्ड डायरेक्टली इनटू ए स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक्चुअल में प्रिज्म रखी होती है। किसी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को किसी स्पेक्ट्रोमीटर में होकर के हम पास कर दें। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखी होती है मेरे बच्चे प्रिज्म। देन वी गेट इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही हो और उस लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को डायरेक्ट सीधे किसी प्रिज्म में होकर के पास कर दें तो उस प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है ना। इमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं हमारे मेरे बच्चे तीन तरह के हैं। एक तो होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक होता है मॉलिक्यूलर और बैंड स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे तीन तरह के हैं। एक तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं, और एक स्पेक्ट्रम होता है मेरे बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात बोली है मैंने। इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे तीन हैं। एक तो होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम, और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम या फिर उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सिंपल सी बात बोलूं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलता है? अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो और उसको हम व्हाइट हॉट कर दें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक उसे गर्म कर दें। सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, व्हाइट हॉट स्टेट में हो, या कोई लिक्विड है और इतना हीटेड हो वो कि व्हाइट हॉट हो, तो उस सॉलिड से या व्हाइट हॉट लिक्विड से निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कर दें तो प्रिज्म से मिलने वाले स्पेक्ट्रम में वॉयलेट से लेकर के रेड तक कंटिन्यूअस ऑल पॉसिबल कलर मिलते हैं विदाउट एनी गैप। बिना किसी गैप के सारे कलर मिलते हैं, वॉयलेट से लेकर के रेड तक। इन्हीं दो कलर्स के बीच में कोई भी ऐसा गैप नहीं होता जो उन कलर्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। इसी वजह से इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना मेरे बच्चे। नोट कीजिए, सिंपल सी बात लिखी है। वी गेट ऑल द कलर्स फ्रॉम रेड टू वॉयलेट कंटिन्यूअसली। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में वॉयलेट से लेकर के रेड तक इसमें सारे कलर मिलते हैं बच्चों विदाउट एनी गैप। We get all the colors from red to violet continuously without any gap. The colors overlap each other and cannot be sharply distinguished from one another. मतलब violet से लेकर के red तक इसके अंदर कंटिन्यूसली सारे कलर मिलते हैं बिना किसी गैप के। किन्हीं दो कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। इस तरह का कोई गैप नहीं है जिससे उन कलर्स को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को बोला है हमने कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऑल सॉलिड्स हीटेड टू व्हाइट हॉट स्टेट इनकैंडिसेंट स्टेट में, कोई भी सॉलिड है उसको व्हाइट हॉट गर्म हीट कर दें, व्हाइट हॉट इतना हम गर्म करें उसे कि वो व्हाइट हॉट स्टेट में। जैसे कोयला है, कोयला तो देखा होगा, कार्बन कोयला देखा है, और वो इतना गर्म हो कि वो व्हाइट दिखे कोयला, ठीक है ना। व्हाइट हॉट स्टेट में कोई भी सॉलिड है या व्हाइट हॉट स्टेट में कोई लिक्विड है,
तो उससे निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ऑल सॉलिड्स और ऑल हीटेड और लिक्विड्स और ऑल सॉलिड्स एंड सम लिक्विड्स, हर लिक्विड को हम व्हाइट आउट नहीं कर सकते। कोई मेटल है, मेटल इतना गर्म कर दे को मेल्ट हो जाए, जैसे आयरन है, आयरन को गर्म कर दिया हमने और इतना गर्म किया कि वो मेल्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। ऐसा थोड़ी है कि पानी को इतना हम हीट कर दें कि व्हाइट आउट हो जाएगा ना। ठीक है ना मेरे बच्चे? ऑल सॉलिड्स हीटेड टू व्हाइट आउट स्टेट और इनकैंडिसेंस स्टेट, इतना गर्म करें कि वो हीट होने के बाद व्हाइट हॉट स्टेट का मतलब श्वेत दिखने लगे। गिव दिस टाइप स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं हम, ठीक है नहीं? इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड। क्या मेरे बच्चे व्हाइट हॉट स्टेट में कोई सॉलिड है, उससे निकल जैसे कोई सॉलिड है, ये व्हाइट हॉट स्टेट में है कोई सॉलिड या फिर कोई लिक्विड है, इस व्हाइट हॉट स्टेट में जो सॉलिड है या व्हाइट हॉट लिक्विड है उससे आने वाली लाइट को मेरे बच्चे किसी प्रिज्म से पास कर दो, ये प्रिज्म है, क्योंकि व्हाइट हॉट स्टेट में ये सॉलिड है, तो इसमें इस वाली लाइट में वॉयलेट से लेकर के रेड तक ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की लाइट होगी और इसको प्रिज्म से पास करेंगे अगर हम, तो मेरे बच्चे क्या बेटा, इससे मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा इसमें वॉयलेट से लेकर के रेड तक कंटिन्यूअसली सारे कलर होते हैं विदाउट एनी गैप, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ठीक है ना मेरे बच्चे? और इस स्पेक्ट्रम में जो कलर्ड पट्टियां दिख रही हैं वॉयलेट से लेकर के रेड तक, कौन कौन से? विबग्योर। इन वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर पॉसिबल हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब किन्हीं दो डिफरेंट कलर के बीच में कोई ऐसा गैप नहीं होता जिससे उन कलर्स को सेपरेट किया जा सके। कंटिन्यूअस कलर मिलते हैं वॉयलेट से लेकर के रेड तक, ठीक है ना? और इन कलर्स का जो बैंड मिल रहे हैं, ये कलर बैंड जो मिल रहे हैं, किन्हीं दो कलर बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता, और इन बैंड्स का जो ब्राइटनेस होती है ये डिपेंड करती है, ब्राइटनेस ऑफ दीज बैंड्स इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ा मैं तुम्हारी। क्लियर है मेरे बच्चे? चले मेरे बच्चे, ऑल सॉलिड्स heated to white hot state, incandescent state gives this type spectrum. Color of these bands is depend upon temperature of the solid, not depend upon nature of solid. क्वेश्चन पढ़ लो मैं ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिलामेंट वाला बल्ब, बल्ब तो देखे हैं, बल्ब नहीं देखा? फिलामेंट बल्ब, उसके फिलामेंट व्हाइट हॉट होने पर, जब कोई बल्ब का फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब तो देखा होगा, उसका फिलामेंट जब व्हाइट आउट होता है तो उससे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। व्हाइट हॉट कार्बन, व्हाइट हॉट कार्बन, कार्बन तो समझते हो ना, कोयला, कोयले का व्हाइट हॉट कार्बन सॉलिड स्टेट में है, आयरन पीस है कोई, लोहे का टुकड़ा, और उसको व्हाइट आउट कर दो, इतना गर्म कर दो कि श्वेत दिखने लगे, व्हाइट दिखने लगे, तो उसमें से निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होगा मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। व्हाइट हॉट कार्बन, व्हाइट हॉट आयरन, व्हाइट हॉट कॉपर, मेटल है ये सब, ये कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन तो जानते हो वैसे सेमीकंडक्टर में आता है। कोयला देखा होगा, कोयले का टुकड़ा लो और उसको इतना गर्म कर दो कि व्हाइट दिखने लगे, तो उसमें से निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होगा मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। आयरन ब्लॉक ले लो कोई, लोहे का टुकड़ा, और उसको गर्म कर दो भट्टी में बहुत ज्यादा, इतना गर्म कर दो कि व्हाइट दिखने लगे, तो उसमें से निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। व्हाइट हॉट कॉपर एक्सेट्रा, ये सब व्हाइट हॉट स्टेट में होने पर कौन सा स्पेक्ट्रम देते हैं राजा बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं। जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो और व्हाइट हॉट स्टेट में हो तो उनसे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। जरा तीन बोल रहा हूं मैं, इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे तीन है। एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
कोई भी सॉलिड व्हाइट हॉट स्टेट में हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है नहीं। दूसरा कौन सा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट और एटॉमिक स्टेट। जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, हाई टेम्परेचर पर है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देंगे। जो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, उनसे निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और जो सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में हो, एटम की पोजीशन में हो, एटॉमिक स्टेट में हो, उनसे मिलने वाला स्पेक्ट्रम कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मैं बात कर रहा हूं बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे तीन है, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, तीसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन से सब्सटेंस देते हैं, जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो और व्हाइट हॉट स्टेट में हो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देंगे। जो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं या बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। और जो सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में होते हैं, वो सब्सटेंस लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं मेरे बच्चे। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा किसकी, बैंड स्पेक्ट्रम की। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई डिस्चार्ज ट्यूब लो, ट्यूब तो समझते हो, ट्यूबलाइट, डिस्चार्ज ट्यूब, ट्यूबलाइट तो देखी होंगी घरों में, जो देखी है आपने, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं मेरे बच्चे उनको। उनमें कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में भर दो, जैसे ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले ली मैंने और इसमें कोई गैस भर दी या वेपर्स भर दी, कौन से स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में, और इसमें लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दो। लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में जो सब्सटेंस भरा है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भरा है, तो वे मॉलिक्यूल्स एटम में ब्रेक नहीं होते, तो उससे मिलने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कर दें तो इससे मिलने वाला स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा मेरे बच्चे, ये जो बैकग्राउंड है क्या बेटा, डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड होगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस का मतलब वॉयलेट से लेकर के रेड तक जो लाइट मिल रही थी ना, वो कंप्लीट पूरी की पूरी बैकग्राउंड डिसकंटिन्यूअस होगा, उसमें लाइट नहीं होगी। और उस डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में कहीं कहीं चौड़ी चौड़ी कलर्ड पट्टियां दिखाई देती हैं, उन कलर पट्टियों को बोलते हैं बैंड। और इस तरह का स्पेक्ट्रम जो मिलता है, उस स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। पहले ये फिगर बना लीजिए, बना लिया। फिगर में क्या बनाना है, एक ट्यूबलाइट, ग्लास ट्यूब, इसके अंदर कोई गैस भरनी है आपको, या वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट हो या गैसियस स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में हो। जो भी गैस है मॉलिक्यूलर स्टेट में है, जैसे H2, O2, N2, Cl2, मॉलिक्यूलर स्टेट में गैस भर दो इसमें, और लो वोल्टेज पर इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दो। लो वोल्टेज पर जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो इसमें से जो लाइट निकले उसको प्रिज्म से जैसे ही पास करेंगे, है ना मेरे बच्चे। तो प्रिज्म से पास होने के बाद क्या बेटा, जो स्पेक्ट्रम मिलता है, ये स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये बैकग्राउंड जो देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, मैंने लिखा है डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड। डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड का मतलब जहां पर मैंने जो व्हाइट पार्ट छोड़ रखा है ना, ये वाला, ये तो डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड है, यहां पर तो लाइट पहुंच नहीं रही। और जहां जहां मैंने रेड कलर से ये लाइन पट्टी बना दी है, ये ब्राइट बैंड हैं अलग अलग कलर के। कोई जरूर नहीं है सारे कलर रेड कलर के हों, कोई भी कलर हो सकता है। जैसे ये बैंड मिला रेड कलर का, मान जाइए इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। ये बैंड मिला हमको दूसरे कलर का, ठीक है ना, ये बैंड मिला हमको और किसी कलर का, ठीक है ना। सेम ऐसे ही ये वाला बैंड मिला हमको और किसी कलर का, ये कलर्ड बैंड मिलते हैं हमको। और जहां पर मैंने कलर नहीं दिखाया, व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई है, एक्चुअल में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है वो, डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड का मतलब उस वाली बैकग्राउंड में कोई लाइट नहीं पहुंच रही, इसका मतलब वो वाला रीजन कैसा है, ब्लैक रीजन है। तो डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड का मतलब पूरा का पूरा रीजन ब्लैक होगा। उस ब्लैक रीजन के अंदर कहीं कहीं कलर्ड
पट्टियां दिखाई देती हैं जिनको बैंड्स बोलते हैं, और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, जो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं, ठीक है ना, उस टाइप जो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे वो बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। ये बात नोट कर लें आप, पहले फिगर बना लो, ध्यान दें। इफ वी टेक ए गैस और वेपर्स इन ए ग्लास ट्यूब एंड पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो वोल्टेज, अंडरलाइन कर लेना, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस विल नॉट बी ब्रोकन इनटू एटम्स। जैसे ही लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो भी गैस ली है आपने मॉलिक्यूलर स्टेट में, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे, वो एटम के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते। वी विल गेट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल टेकन इन द ट्यूब। द कलर्स डू नॉट ओवरलैप। ये जो कलर होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, तो डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में गैप दे दे करके ये डिफरेंट डिफरेंट की कलर्ड बैंड मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो कलर होते हैं इनका कलर, इन बैंड्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है इस ट्यूब के अंदर जो गैस ली है ना उसके नेचर पर। ठीक है ना, ये डिफरेंट कलर्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में गैप दे करके कलर्ड चौड़ी चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं, बैंड्स दिखाई देते हैं। इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है मेरे बच्चे बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्लू फ्लेम ऑफ बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर तुम लोग केमिस्ट्री लैब में शायद कभी गए हो तो वहां पर बुनसन बर्नर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है नहीं, लिक्विड्स वगैरह को गर्म करने के लिए। ब्लू फ्लेम ऑफ बुनसन बर्नर, बुनसन बर्नर की जो ब्लू फ्लेम होती है उसके अंदर एक्चुअल में कार्बन और साइनोजन ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है, और जो मॉलिक्यूलर स्टेट में सब्सटेंस होंगे उनसे आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। एक और एग्जांपल देखो, कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम राजा बेटा बैंड स्पेक्ट्रम होगा। अगर हम इस ट्यूब में मॉलिक्यूलर स्टेट में हम हाइड्रोजन गैस भर दें, H2, O2, N2 एक्सेट्रा, ये सभी कौन से स्पेक्ट्रम देते हैं मेरे बच्चे, कौन सा स्पेक्ट्रम देते हैं, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, इस बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। फिर से समझ लो इस पॉइंट को। क्या, अगर हम किसी ग्लास ट्यूब में कोई गैस भर दें या कोई वेपर्स भर दें मॉलिक्यूलर स्टेट में और इसमें लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें तो इससे निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर की बैंड्स दिखाई देते हैं। इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। कलर ऑफ दीज बैंड्स इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ सब्सटेंस टेकन इन द ट्यूब। ठीक है ना, इस ट्यूब के अंदर जो गैस भरी है आपने मॉलिक्यूलर स्टेट में उसकी नेचर पर डिपेंड करते हैं ये कलर। क्लियर है ये बात, बोलो मेरे बच्चे। इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। यही बात मैंने लिखी है। इफ वी टेक ए गैस और वेपर्स इन ए ग्लास ट्यूब एंड पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो वोल्टेज देन मॉलिक्यूल विल नॉट बी ब्रोकन इनटू द एटम्स। वी विल गेट ब्रॉड बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द molecule taken in the tube. The colors do not overlap each other. For example, blue flame of Bunsen burner. Bunsen burner की blue flame जो होती है उसके अंदर कार्बन और साइनोजन कौन सी स्टेट में होते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं। इसी वजह से बुनसन बर्नर की जो ब्लू फ्लेम है उससे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है। कैंडल फ्लेम का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होगा। अगर इस ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस भरते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट में H2, O2, N2 मॉलिक्यूलर स्टेट में, जरा ध्यान देना, लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें तो उससे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और बैंड स्पेक्ट्रम में होता क्या है, डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स मिलते हैं और इन बैंड्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है इस ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल लिए हैं उसके नेचर पर। क्लियर है। दूसरा स्पेक्ट्रम है, तीसरा स्पेक्ट्रम है मेरे बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम और
एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। क्या बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिगर तो आपने ये बनाई रखा है। अगर किसी ग्लास ट्यूब में कोई गैस भरकर, मान लो मॉलिक्यूलर स्टेट में हमने कोई गैस भर दी और इसमें हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें, किस पर? हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें, तो हाई वोल्टेज पर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं। किस में ब्रेक हो जाते हैं? एटम्स में। और उससे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है, ये बैंड न मिलकर के हमको यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की ब्राइट लाइंस मिलती हैं। उन पतली पतली डिफरेंट कलर की ब्राइट लाइंस को डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर्स की ब्राइट लाइंस मिलती हैं, डिसकंटिन्यूअस ब्राइट लाइंस। इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है क्या मेरे बच्चे? लाइन स्पेक्ट्रम। यही बात मैंने यहां लिखी है, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फिगर तो ये वाला बनाएंगे आप, लेकिन इसमें चौड़ी चौड़ी पट्टियां ना दिखा करके फिगर ये वाला बना लो और उसमें गैस भर दो या वेपर्स भर दो मॉलिक्यूलर स्टेट में, हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो मॉलिक्यूल एटम में ब्रेक होंगे और उससे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में ब्राइट डिफरेंट कलर की डिसकंटिन्यूअस ब्राइट लाइंस मिलती हैं। उस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये जो चौड़ी चौड़ी पट्टियां दिखाई है ना आपने, पट्टियां चौड़ी चौड़ी ना दिखा करके पतली पतली लाइनें दिखाना है इनको। इन पट्टियों को ऐसे बड़ी बड़ी पट्टी मत दिखाना, ऐसे पतली पतली लाइन दिखाना है ऐसे, ठीक है नहीं? फिगर जब बनाए तो उस फिगर में इसमें तो पट्टियां दिखा दी हैं बड़ी बड़ी, और लाइन स्पेक्ट्रम दिखाएं तो आप इस तरह की पट्टी न दिखाकर डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड दिखाना है ऐसे, और उस डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में अलग अलग रंग की पट्टियां दिखाना इस तरह से, ठीक है? फिर कलर बदल रहा हूं, पट्टियां के बजाय लाइन दिखाना पतली पतली। फिर कलर बदल रहा हूं, देखिएगा जरा, डिसकंटिन्यूअस गैप दे दे करके लाइनें दिखाना। इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं मेरे बच्चा, कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। तो चौड़े चौड़े बैंड न दिखा करके ऐसी पतली पतली लाइनें दिखाना, ये बैंड की बजाय पतली पतली लाइनें दिखाना, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। नोट कीजिए आप इसे, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इफ वी टेक ए गैस और वेपर्स इन ए ग्लास ट्यूब, ठीक है, एंड पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट हाई वोल्टेज, अंडरलाइन कर लो इसे, हाई वोल्टेज पर उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें। क्या बेटा? किसी ग्लास ट्यूब में कोई वेपर्स ले लो या गैस ले लो, इफ वी टेक ए गैस और वेपर्स इन ए ग्लास ट्यूब एंड पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी ब्रोकन इनटू द एटम्स। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल भरे हैं वो एटम्स में ब्रेक होंगे। देन वी गेट शार्प ब्राइट डिस्क्रिएट लाइंस ऑफ फिक्स्ड वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ लाइंस इज डिपेंड अपॉन ओनली नेचर ऑफ द एलिमेंट टेकन इन द ट्यूब। अलग अलग एलिमेंट के लिए लाइन की वेवलेंथ और उनका कलर अलग अलग होगा। जैसे ट्यूब के अंदर हमने सोडियम वेपर्स भर दी एटॉमिक स्टेट में, मरकरी वेपर्स, नियॉन गैस भर दी, एक्सेट्रा, इनकी सब डिस्चार्ज ट्यूब बनाई जाती है, डिस्चार्ज लैंप बनते हैं इनके। सोडियम लैंप तो देखा होगा, जो स्ट्रीट लाइट देखिए ना रोडों पर लगी होती है, पीले कलर की लाइट देती है, वो सोडियम लैंप होती है। मरकरी लैंप देखे हो तुमने, पार्क वगैरह में लगे हुए जो दूधिया रंग का प्रकाश देते हैं ना, वो मरकरी लैंप होते हैं। हल्की सी ब्लू कलर की लाइट देते हैं, नियॉन लैंप होते हैं। इनके डिस्चार्ज लैंप बनते हैं और उनसे मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में क्या बेटा? डिस्क्रिएट ब्राइट लाइंस मिलती हैं जिनकी वेवलेंथ फिक्स होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइंस इन लाइन स्पेक्ट्रम इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट टेकन इन द ट्यूब। क्लियर? जैसे सोडियम लैंप है, मरकरी लैंप, नियॉन लैंप, इनकी डिस्चार्ज लैंप बनती है, उनका स्पेक्ट्रम कैसा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम लाइट, अंडरलाइन कर लो बच्चों इसको, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी ये। सोडियम लाइट जो होती है, ध्यान देना, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम लाइट
वी गेट 2 येलो लाइंस ऑफ वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम, इसको D1 लाइन कहते हैं, एंड 5890 एंगस्ट्रॉम इसको कहते हैं D2 लाइन। फिर से समझो, जैसे मान लो ये कोई सोडियम लैंप है, मान जाइए आप, क्या रह जा बेटा, सोडियम डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर सोडियम गैस भरी है और हाई वोल्टेज पर इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया। इससे आने वाली लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास कर दें तो इसके स्पेक्ट्रम में मेरे बच्चे, जरा गौर से देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड है, ऐसी बैकग्राउंड है जिसमें कोई कलर नहीं है, मतलब इसमें लाइट नहीं पहुंच रही, कहीं भी लाइट नहीं पहुंचती। तो इस डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में केवल येलो कलर की लाइट मिलती है बच्चों, दो केवल लाइन मिलती है इसके अंदर, 2 लाइनें मिलेंगी और कहीं भी लाइट नहीं होती। बाकी के पूरे क्षेत्र में, पूरी हर जगह पर क्या होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कैसा होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कैसा है, डार्क बैकग्राउंड है, मतलब जहां पर कहीं लाइट नहीं है। केवल येलो रीजन में 2 लाइन मिल रही है, ये येलो रीजन में 2 येलो कलर की लाइन मिल रही है, देखो तो चेक करो, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कैसा है, डार्क बैकग्राउंड है। मैं इसको और थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, मान जाइए मैंने ये डार्क कर दिया, मान जाओ ये डार्क बैकग्राउंड है पूरा का पूरा, मतलब ऐसा बैकग्राउंड है जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही, ठीक है। ये बैकग्राउंड पूरा का पूरा डार्क बैकग्राउंड है जिसमें लाइट नहीं पहुंच रही, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड है। सोडियम लैंप से मिलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड, मतलब कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नहीं है जहां पर लाइट नहीं है बिल्कुल कोई भी, और उस बैकग्राउंड में येलो कलर की लाइट दिख रही है। देखो येलो कलर की 2 लाइनें मिलती हैं केवल, एक तो लाइन ये रही पतली और एक लाइन ये रही। एक लाइन जिसकी वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम, इसको D1 लाइन बोलते हैं, D1 लाइन बोला जाता है इसको। और एक लाइन मिलती है येलो रीजन में ही, ये 5890 एंगस्ट्रॉम, इसको D2 लाइन बोलते हैं। और कहीं भी पूरे के पूरा बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है। ब्लैक बैकग्राउंड में बहुत शार्प पतली पीले रंग की 2 लाइनें दिखाई देती हैं केवल सोडियम लैंप के स्पेक्ट्रम में। ये सोडियम लैंप का इमिशन स्पेक्ट्रम है, सोडियम लैंप है ये। और ये सोडियम लैंप का कौन सा स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बैकग्राउंड में येलो रीजन में 2 येलो कलर की लाइनें मिलती हैं जिनकी वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम और एक 5890 एंगस्ट्रॉम, जिनको हम D1 और D2 लाइन कहते हैं। ये सोडियम लैंप का इमिशन स्पेक्ट्रम है। और सोडियम लैंप के इमिशन स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में केवल येलो रीजन में 2 येलो कलर की लाइनें मिलती हैं जिनकी वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम, इसको D1 लाइन बोलते हैं बच्चे। दूसरी लाइन है 5890 एंगस्ट्रॉम, इसको D2 लाइन कहते हैं। क्लियर है, इसको आप नोट कर लें। कर लिया। अब क्योंकि स्पेक्ट्रम हमारे 2 हैं, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे 3 हैं, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया आपको, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे 3 हैं, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, और एक कौन सा है मेरे बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब दूसरा स्पेक्ट्रम होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एक तो स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम 3 तरह के हो गए, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है मेरे बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा, अब एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है वो है क्या, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हमारे 2 होते हैं केवल, एक तो बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड एब्जॉर्प्शन, और एक लाइन एब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जरा ध्यान से सोचिए, ध्यान दो मेरी बात पर बच्चों। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, इसे ध्यान दें। पहले इस फिगर को बना लें आप।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सुन लो जरा ध्यान से। किसी व्हाइट लाइट सोर्स से, ये कोई व्हाइट लाइट सोर्स है जिसमें से निकलने वाली लाइट कैसी है, व्हाइट लाइट। मतलब अगर व्हाइट लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को, व्हाइट लाइट को डायरेक्ट किसी प्रिज्म से पास कर दें तो इसके स्पेक्ट्रम में वॉयलेट से लेकर के रेड तक ऑल पॉसिबल कलर दिखाई देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। मेरी बात को विशेष ध्यान से सुनना। जैसे ये कोई व्हाइट लाइट सोर्स है, कैसा सोर्स है, व्हाइट लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट सोर्स। उससे चलने वाली लाइट को, उससे निकलने वाली लाइट कैसी होगी, व्हाइट लाइट होगी। ये लाइट कैसी निकलेगी, व्हाइट लाइट, ठीक है ना। और इससे निकलने वाली लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से पास कर दें, किसी प्रिज्म में से होकर के निकाल दे, पास कर दें इसे, तो इसका स्पेक्ट्रम जो मिलेगा ना, वो मेरे बच्चे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये वाला वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे रंग होंगे इसके अंदर, सारे कलर मिलेंगे। वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर मिलेंगे। ये कंटिन्यूअस बैकग्राउंड है, मान जाइए, और इसके अंदर सारे कलर है, वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे रंग मान जाओ आप इसमें, कंटिन्यूअस बैकग्राउंड है। भाई सिंपल सी बात बोली है मैंने, किसी व्हाइट लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कर दें तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो उस स्पेक्ट्रम में वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर दिखाई देंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बच्चों। अब अगर हम ध्यान दें, इस व्हाइट लाइट सोर्स से आने वाली व्हाइट लाइट के रास्ते में, यहां पर इस जगह पर प्रिज्म और व्हाइट लाइट सोर्स से पहले यहां रास्ते में कोई अगर हम सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में रख दें, कौन सी स्टेट में, यहां पर इसके रास्ते में कोई सब्सटेंस वेपर स्टेट रखें या गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में, ठीक है ना, वेपर्स रखें किसी सब्सटेंस की, ठीक है ना, ऑफ एनी सब्सटेंस इन एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट, गैस और वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस इन एटॉमिक स्टेट और वेपर स्टेट, एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट में हम रख दें। किसी व्हाइट लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास करेंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। अब अगर व्हाइट लाइट सोर्स के रास्ते में अगर कोई गैस या वेपर्स रख दें हम किसी सब्सटेंस की, और वो सब्सटेंस की जो गैस या वेपर्स हैं इसके अंदर या तो एटॉमिक स्टेट में है या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में है, और इस सब्सटेंस में होकर के जब व्हाइट लाइट को पास करेंगे हम, कौन सी लाइट को पास करें हम, व्हाइट लाइट को इसमें से पास करें। ये कौन सी लाइट चल रही है, व्हाइट लाइट, ये वाली लाइट है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट चल रही है, ठीक है ना, व्हाइट लाइट। तो जब ये व्हाइट लाइट इस सब्सटेंस में होकर के पास होगी, इस व्हाइट लाइट को जब किसी सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है या फिर एटॉमिक स्टेट में है, तो जैसे ही व्हाइट लाइट इस गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस है, चाहे तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में हो चाहे एटॉमिक स्टेट में हो, एट लो टेम्परेचर, मतलब इस गैस का या वेपर्स हो मॉलिक्यूलर स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में, और इसका टेम्परेचर कम हो इस व्हाइट लाइट सोर्स, तो व्हाइट लाइट जैसे ही ये सब्सटेंस में होकर के पास होगी तो ये सब्सटेंस के जो एटम हैं या जो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर कम है, तो इस व्हाइट लाइट में से ये मॉलिक्यूल या ये एटम उस व्हाइट लाइट में से उस वेवलेंथ के लाइट को क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, रोक लेंगे, जिन्हें ये सब्सटेंस, ये एटम या मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पर इमिट करते हैं। तो यहां से जब निकलने के बाद जैसे ही लाइट चल करके यहां तक पहुंची, इसमें से बाहर निकली, तो इस लाइट में
वो लाइट एब्सेंट होगी जो यहां पर इन मॉलिक्यूल्स या एटम के द्वारा रोक ली गई है। और जब इस से बाहर आने वाली लाइट को जब प्रिज्म से हम पास करेंगे मेरे बच्चे, जो लाइट यहां रोक ली है तो वो लाइट यहां पर क्या होगी, एब्सेंट होगी। और जो लाइट यहां पर रोक ली गई है वो लाइट यहां पर एब्सेंट होगी, यहां पर नहीं पहुंचेगी। तो उस लाइट के यहां पर ब्लैक कलर की या तो लाइन मिलेंगी, या फिर अगर ये एटॉमिक स्टेट में है तो ब्लैक कलर की लाइनें मिलेंगी, और अगर ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो यहां पर गैप दे दे करके या तो वो लाइन मिलेंगी यहां पर कंटिन्यूअस बैकग्राउंड में, या फिर अब मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो ये लाइन के बजाय चौड़ी चौड़ी पट्टियां मिलेंगी ब्लैक कलर की। और इस तरह से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं मेरे बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है, किसी व्हाइट लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को किसी सब्सटेंस से, गैसियस स्टेट में सब्सटेंस हो, उससे पास कर दें। अब गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस है या तो मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा या फिर एटॉमिक स्टेट में होगा। तो व्हाइट लाइट जब इस सब्सटेंस से पास होगी तो ये सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस व्हाइट लाइट में से उस वेवलेंथ की लाइट को यहां पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पर इमिट करते हैं। तो इससे निकलने के बाद जो लाइट आएगी उस लाइट में वो लाइट एब्सेंट होगी जो यहां पर एब्जॉर्ब कर ली गई है। उस लाइट के जो लाइट यहां पर एब्जॉर्ब की गई है उस लाइट के कंटिन्यूअस बैकग्राउंड में या तो ब्लैक लाइन दिखाई देती है हमको या ब्लैक कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन या फिर बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई होगी बात? नहीं क्लियर हुई है तो जरा फिर से देखो, इस पहले फिगर को बनाइए, आप इसको फिगर बनाइए तभी मजा आएगा आपको, नहीं तो मजा नहीं आएगा। यहां पर ये कोई व्हाइट लाइट सोर्स है, ये रहा, मैंने लिख दिया है व्हाइट लाइट सोर्स। बनाओ, बना लिया। तो व्हाइट लाइट सोर्स से चलेगी कौन सी लाइट, इसमें से कौन सी लाइट निकलेगी राजा बेटा, ये व्हाइट लाइट निकलेगी। मान जाओ व्हाइट लाइट है, मैंने लिख दिया है व्हाइट लाइट निकल रही है। अगर ये मटेरियल नहीं रखते, व्हाइट लाइट को डायरेक्ट इसमें से प्रिज्म से पास कर देते, तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब पास होगी तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, ये वाला, ये स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कंटिन्यूअस बैकग्राउंड होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब विदाउट एनी गैप सारे रंग मिलेंगे इसमें। अगर मटेरियल को नहीं रखते, इस वाले को, व्हाइट लाइट सोर्स से डायरेक्ट जाने वाली लाइट को प्रिज्म से पास करते तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता। अगर हम इस व्हाइट लाइट सोर्स से आने वाली व्हाइट लाइट के मार्ग में, रास्ते में, हम यहां पर जरा गौर से देखिए, इसके रास्ते में हमने कोई सब्सटेंस रख दिया है, सब्सटेंस को रखा है गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। उस सब्सटेंस की या तो वेपर्स हैं या गैस हैं, और इसके अंदर वो सब्सटेंस मान लो या तो एटॉमिक स्टेट में है या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में है एट लो टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर सब्सटेंस का कम होना चाहिए, इससे इस व्हाइट लाइट सोर्स से। तो व्हाइट लाइट सोर्स से चलने वाली व्हाइट लाइट जब इस सब्सटेंस से पास होगी तो इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या फिर इसके एटम इस व्हाइट लाइट में से उस वेवलेंथ के रेडिएशन को रोक लेंगे जिनको ये मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पर अपने अंदर से निकालते हैं। इससे निकलने के बाद जो लाइट यहां पर आएगी उस लाइट में उस वेवलेंथ की लाइट एब्सेंट होगी जो लाइट यहां पर रोक ली गई है। तो उस लाइट के जो लाइट यहां पर रोकी गई है उस लाइट के यहां पर इसके कंटिन्यूअस बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक कलर की लाइंस या ब्लैक कलर की चौड़ी चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लाइन एब्जॉर्प्शन या फिर बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर सब्सटेंस यहां पर मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो ये ब्लैक बैंड्स मिलते हैं, उस स्पेक्ट्रम को बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और अगर यहां पर सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में है तो यहां पर ब्लैक पतली पतली ब्लैक कलर की लाइन मिलती हैं, उस स्पेक्ट्रम को लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है ये बात बच्चों? ये बात क्लियर है? चले मेरे बच्चे, अगर व्हाइट लाइट के रास्ते में यहां पर ये जो सब्सटेंस रखा है आपने, अगर हम यहां पर सोडियम वेपर्स रख दें, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
अगर यहां पर हम सोडियम वेपर्स रखते हैं तो सोडियम वेपर्स केवल 2 वेवलेंथ की लाइट निकालती है, जिसकी वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम के इमिशन स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस बैकग्राउंड में केवल येलो रीजन में 2 येलो कलर की लाइनें दिखाई देती हैं, जिनको D1 और D2 लाइन कहते हैं। अब मेरी बात को सुनना, अगर इस व्हाइट लाइट सोर्स के रास्ते में यहां पर हम सोडियम वेपर्स रखते लो टेम्परेचर पर, तो सोडियम वेपर्स इस व्हाइट लाइट में से केवल 2 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करती, जिसकी वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम और एक 5890 एंगस्ट्रॉम। 2 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व कर लेती। तो जब इसमें से व्हाइट लाइट निकल के बाहर आती तो इस व्हाइट लाइट में ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की लाइट होगी, केवल 2 वेवलेंथ को छोड़कर, जिनकी वेवलेंथ कितनी है 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम, वो लाइट इसमें एब्सेंट होगी। और जब ये लाइट प्रिज्म से पास करके जब इसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड के अंदर केवल और केवल येलो रीजन में 2 ब्लैक लाइन दिखाई देंगी, ठीक है ना, जिनकी वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम, जो कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करती है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट एक बात प्रूफ करता है मेरे बच्चे कि कोई सब्सटेंस कम टेम्परेचर पर जिन वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, हाई टेम्परेचर पर वो उन्हीं वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या करेगा, इमिट करेगा। ये बात क्लियर है? यहां तक बात मेरी समझ आ गई? चलिएगा, ये बात फिर से मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट करिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नोट करिए, आप इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को नोट करिएगा। When white light which gives continuous spectrum is passed through vapors of any substance, then atoms or molecules of this substance absorb light of those wavelength which they can emit at high temperature. Hence dark line or dark band of these wavelengths are obtained in bright background, continuous background. This type spectrum is called एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसका फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है, आप इसको बना दें। क्लियर है? चलते हैं बच्चों, यहां से आगे की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। हमारे सन से आने वाली लाइट का अगर हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम फाइंड करें तो एक्चुअल में सन का नॉर्मल कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। किसका? सन का। सोलर स्पेक्ट्रम का नॉर्मल कंडीशन में सन से आने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कर दें तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस बैकग्राउंड में कुछ कैसी ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देती है। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बेटा? सोलर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सन का है, उसको सोलर स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं मेरे बच्चे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत सिंपल सी बात बोली है। फ्रॉनहोफर नाम है साइंटिस्ट का मेरे बच्चे। फ्रॉनहोफर फाउंड दैट व्हेन सनलाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, फ्रॉनहोफर नामक साइंटिस्ट ने सन से आने वाली लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास किया और उन्होंने उसके स्पेक्ट्रम में कुछ ब्लैक कलर की लाइंस देखी, नियर अबाउट 576 लाइंस। लेकिन आज तक 20,000 से भी ज्यादा लाइनें उसमें सोलर स्पेक्ट्रम में स्टडी की जा चुकी है। सिंपल सी बात फिर से बोल रहा हूं, फ्रॉनहोफर नामक साइंटिस्ट ने सन से आने वाली लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास किया और उसका स्पेक्ट्रम फाइंड किया। तो उन्होंने क्या देखा कि उसके स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस बैकग्राउंड है, लेकिन उसमें कुछ ब्लैक कलर की उन्हें लाइनें दिखाई दी। उन लाइंस को फ्रॉनहोफर ने अपने नाम से ही फ्रॉनहोफर लाइंस कहा। लेकिन फ्रॉनहोफर उन लाइंस के आने का कारण स्पष्ट नहीं कर सके। उन ब्लैक लाइंस का एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, किसने? किरचॉफ्स लॉ से। फ्रॉनहोफर ने किरचॉफ्स लॉ से एक्सप्लेन किया कि वो ब्लैक लाइन क्यों आती है।
उसका कारण क्या है मैं बताता हूं अभी। पहले आप इसको नोट करना शुरू करें, तभी मजा आएगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको तभी मजा आएगा। नोट करिए आप इसे। Fraunhofer found that when sunlight passes through a prism, he get all the colors from red to violet continuously and a large number of dark lines. Large number of dark lines are obtained in the spectrum of the sun, which are called Fraunhofer lines. Fraunhofer नामक साइंटिस्ट ने सन से आने वाली लाइट को प्रिज्म से पास कर दिया और उसमें उन्होंने कुछ ब्लैक कलर की लाइनें देखी। He get all the colors from red to violet continuously and a large number of dark line. लगभग कितनी देखी उन्होंने? 576 लाइन्स उन्होंने देखी। These days more than 20,000 lines have been studied. फ्रॉनहोफर नामक साइंटिस्ट ने सन से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस बैकग्राउंड के अंदर लगभग 576 लाइन्स देखी, डार्क लाइन, ब्लैक कलर की लाइन। लेकिन आज तक सोलर स्पेक्ट्रम में 20,000 से भी ज्यादा लाइनें देखी जा चुकी हैं, जिन लाइंस को फ्रॉनहोफर ने अपने नाम से ही क्या बोला? फ्रॉनहोफर लाइंस कहा। लेकिन उन लाइंस के आने का कारण वो नहीं बता सके, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ लॉ ये कहता है मेरे बच्चे कि कोई सब्सटेंस कम टेम्परेचर पर जिस वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, वो सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पर उन्हीं को क्या करेगा? इमिट करेगा। किरचॉफ्स लॉ ये है कि कोई सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पर जिन वेवलेंथ के रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट करता है, लो टेम्परेचर वो सब्सटेंस, लो टेम्परेचर पर वे सब्सटेंस उसी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा जिन्हें वे सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पर इमिट करते हैं। अरे सिंपल सी बात है, जिनको वो लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उन्हीं को इमिट करेंगे। भाई जिनको उसने खाया है उसी को तो बाहर निकालेंगे, जो खाया ही नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसको निकालेंगे क्यों? ठीक है ना? ये किरचॉफ्स लॉ है बच्चों। The solar spectrum is a line absorption spectrum. इसीलिए सन का जो नॉर्मल कंडीशन में स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना? इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि फ्रॉनहोफर लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सके। फ्रॉनहोफर लाइंस को फ्रॉनहोफर ने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सन से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर की लाइनें मिलती हैं उनको फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं, और उन ब्लैक कलर की लाइंस के आने का कारण स्पष्ट नहीं कर सके कौन? फ्रॉनहोफर। उसको एक्सप्लेन किया, उसके रीजन को एक्सप्लेन किया फ्रॉनहोफर ने ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, इट स्टेट दैट का मतलब किरचॉफ लॉ क्या बताता है? अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब द सम लाइंस और बैंड्स इन द कोल्डर स्टेट विच इट इमिट्स इन द हॉटर स्टेट। किरचॉफ लॉ ये बताता है जो सब्सटेंस कम टेम्परेचर पर जिन वेवलेंथ के रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, हाई टेम्परेचर पर उनको ही वो रेडिएट करता है, अपने अंदर से निकालता है। ये किरचॉफ का नियम है। जरा गौर से देखिए, यहां पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, आप इस फिगर को ड्रॉ कर लो। फिगर में क्या दिखाया है हमने, देखो जरा ध्यान से सुनो। एक्चुअल में फ्रॉनहोफर ने यह बताया कि हमारे सन के दो पार्ट, सन के दो पार्ट हैं। एक तो सन का अंदर वाला भाग, ये वाला, जो कि बहुत ज्यादा हॉट होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसका टेम्परेचर नियर अबाउट 2 × 10⁻7 केल्विन है। ठीक है ना? इस इनर पार्ट को बोलते हैं फोटोस्फीयर, जहां से व्हाइट लाइट चलती है। और इतना हाई टेम्परेचर किसके कारण है? ड्यू टू फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्रॉनहोफर ने यह बताया कि हमारे सूर्य के, सन के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, दो भाग हैं। एक तो इंटरनल पार्ट,
इनर कोर जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है, जिसका टेम्परेचर लगभग 2 × 10⁷ केल्विन होता है, और इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है यहाँ पर फ्यूजन, क्या बेटा, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड हीलियम न्यूक्लियाई, जहां से व्हाइट लाइट चलती है। इस इनर पार्ट को फोटोस्फीयर बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहा जाता है। एक होता है इसका बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट सन का, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट कोल्डर स्टेट में होते हैं, जिनका टेम्परेचर लगभग 5800 केल्विन होता है, जिसको क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। क्रोमोस्फीयर को सिंपल सी भाषा में बोलते हैं सन का एटमॉस्फेयर। क्रोमोस्फीयर को बोलते हैं सन का एटमॉस्फेयर है, वर्णमंडल कहा जाता है सन का। अरे सिंपल सी बात बोलिए भाई। फ्रॉनहोफर ने यह बताया कि हमारे सूर्य के दो भाग हैं, एक तो सूर्य का अंदर वाला भाग जो कि अत्यधिक गर्म होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के फ्यूजन के कारण, लगभग कितना 2 × 10⁷ केल्विन, जहां से व्हाइट लाइट चलती है, जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। और इस सन के चारों ओर इनर पार्ट जो होता है, कोर होती है, उसके चारों ओर कुछ एलिमेंट्स कम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। कम टेम्परेचर पर कुछ एलिमेंट गैसियस स्टेट में है, तो सन का ये वायुमंडल ही तो कहलाएगा, जिसको हम बोला जाता है क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको वर्णमंडल। हिंदी में वर्णमंडल को वायुमंडल कहा जाता है। जैसे अर्थ के चारों ओर एयर है ना, ऐसे ही सन के इनर पार्ट जो है उसके चारों ओर सन की एयर है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट कम टेम्परेचर पर होते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर नियर अबाउट 5800 केल्विन है। ठीक है ना। तो फ्रॉनहोफर ने यह कहा कि सन के दो पार्ट हैं, एक तो अंदर वाला भाग जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, जहां से व्हाइट लाइट चलती है, किसके कारण, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, और एक होता है सन का आउटर पार्ट, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट कोल्डर स्टेट में होते हैं, मीन्स उनका टेम्परेचर अंदर वाले टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है ना। तो फ्रॉनहोफर ने यह कहा कि इनर पार्ट से चलने वाली व्हाइट लाइट जब इस क्रोमोस्फीयर में पास होगी, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट कैसे हैं, वेपर स्टेट में हैं, कम टेम्परेचर पर है। तो किरचॉफ का नियम लगाइए आप यहां पर। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जो एलिमेंट कम टेम्परेचर पर जिन वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं हाई टेम्परेचर पर, वे एलिमेंट उसी वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट करते हैं। तो यहां से तो चल रही है मेरे बच्चे व्हाइट लाइट, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, और जब व्हाइट लाइट चलने वाली व्हाइट लाइट इस क्रोमोस्फीयर से पास होगी, तो इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट वेपर स्टेट में हैं और इनका टेम्परेचर कम है। तो ये एलिमेंट इस व्हाइट लाइट में से, ये वाले जो एलिमेंट हैं इस व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या कर लेंगे, ये एलिमेंट अपने अंदर यहां पर रोक लेंगे। रोकने के बाद जब लाइट इसमें से बाहर आएगी, आने वाली लाइट को जब प्रिज्म से हम पास करेंगे, तो मेरे बच्चे इस प्रिज्म से बाहर निकल करके जो लाइट आएगी इसके स्पेक्ट्रम में, यहां पर कौन सी लाइट पहुंचेगी, जो यहां पर है, जो यहां रोक ली गई है लाइट, उस लाइट के इसके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर, कंटिन्यूस बैकग्राउंड में ब्लैक कलर की लाइंस मिलती हैं, जिन लाइंस को फ्रॉनहोफर लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रॉनहोफर लाइंस। फिर से समझ लो, एक्चुअल में सोलर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। सिंपल सी बात बोलिए, मैंने कुछ नहीं बोला। फ्रॉनहोफर ने यह बताया कि सूर्य के सन के दो पार्ट है, एक तो सन का इंटरनल पार्ट जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, जहां पर टेम्परेचर नियर अबाउट 2 × 10⁷ केल्विन होता है, जहां से व्हाइट लाइट चलती है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं, इनर पार्ट को, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहा जाता है इसको। दूसरा होता है इसके चारों ओर सन का एटमॉस्फेयर होता है, जिसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्रोमोस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है सन का वर्णमंडल, वायुमंडल, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट कम टेम्परेचर पर है। तो किरचॉफ लॉ ये बोलता है, किरचॉफ ये बताता है कि जो एलिमेंट हाई टेम्परेचर पर जिन वेवलेंथ के रेडिएशंस को निकालते हैं, वे एलिमेंट कम टेम्परेचर पर उन्हीं वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या कर लेंगे,
एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कुछ एलिमेंट यहां पर गैसियस स्टेट में है कम टेम्परेचर पर, तो अंदर वाले पार्ट से, इनर पार्ट से चलने वाली व्हाइट लाइट जब क्रोमोस्फियर से पास होगी तो क्रोमोस्फियर के अंदर जो एलिमेंट वेपर स्टेट में है वे एलिमेंट इस व्हाइट लाइट में से उस वेवलेंथ के रेडिएशंस को ये रोक लेंगे जिनको ये हाई टेम्परेचर पर इमिट करते हैं। तो जो वेवलेंथ के रेडिएशंस यहां रोक लिए गए हैं उस लाइट की कंटिन्यूअस बैकग्राउंड में ब्लैक कलर की डार्क लाइंस मिलती हैं। इन लाइंस को फ्रॉनहोफर लाइंस कहा जाता है। इस पॉइंट को, इस फिगर को नोट कर लिया जाए बच्चों। चलें, ये बात मैंने लिखी है यहां पर। क्या बेटा? फ्रॉनहोफर उन डार्क लाइन के, सन के स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन के आने का कारण स्पष्ट नहीं कर सके, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। क्या बेटा? सोलर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ बाय फ्रॉनहोफर। इट स्टेट दैट किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉ के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ इट स्टेट्स दैट, किसकी बात कर रहा है वो? किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है क्या? इट स्टेट दैट ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब द सम लाइन और बैंड्स इन द कोल्डर स्टेट विच इट इमिट्स इन द हॉटर स्टेट। एलिमेंट जिन वेवलेंथ के रेडिएशंस को कम टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करते हैं केवल उन्हीं को वो हाई टेम्परेचर पर इमिट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए ये फिगर बना लिया जाए। बना लिया। ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये बताया कि सन के दो पार्ट हैं। ही सजेस्टेड दैट अराउंड द कोर ऑफ द सन, सन के दो पार्ट है, एक तो कोर एक तो अंदर वाला। ही सजेस्टेड दैट अराउंड द कोर ऑफ द सन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 2 × 10⁷ केल्विन, और ये टेम्परेचर जनरेट होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ही सजेस्टेड दैट अराउंड द कोर ऑफ द सन देयर इज ए फोटोस्फीयर। इस इनर पार्ट को प्रकाश मंडल कहा जाता है और यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। क्या बेटा? ही सजेस्टेड अराउंड द कोर ऑफ द सन देयर इज ए फोटोस्फीयर इन विच ऑल द एलिमेंट्स एट हाई टेम्परेचर आर इन द एटॉमिक स्टेट एंड इमिट्स व्हाइट लाइट। तो अंदर वाले पार्ट से व्हाइट लाइट निकलती है। अराउंड द फोटोस्फीयर, इस फोटोस्फीयर के चारों ओर क्या होता है? क्रोमोस्फीयर होता है। अराउंड द फोटोस्फीयर देयर इज ए क्रोमोस्फीयर जिसका टेम्परेचर कम है, इन विच द सम एलिमेंट्स आर इन द कोल्डर स्टेट, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट कोल्डर स्टेट में होते हैं। द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द कोर। क्या बेटा? जैसे ही व्हाइट लाइट कहां से आती है? फोटोस्फीयर से चल करके आती है। क्या बेटे? द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द फोटोस्फीयर आर एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द क्रोमोस्फीयर। जब व्हाइट इन फोटोस्फीयर से चलने वाली व्हाइट लाइट क्रोमोस्फीयर से पास होगी तो क्रोमोस्फीयर के अंदर जो एलिमेंट हैं वे एलिमेंट उस व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। और उस लाइट के जो यहां रोक ली गई है उसकी ब्लैक कलर की लाइन मिलती है, डार्क लाइन मिलती है, जिनको बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। यही बात लिखी है मैंने। द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द फोटोस्फीयर आर एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द क्रोमोस्फीयर, हेंस डार्क लाइन ऑफ दीज वेवलेंथ आर ऑब्टेन्ड इन द कंटिन्यूअस बैकग्राउंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम विच आर कॉल्ड फ्रॉनहोफर लाइंस, जिनको फ्रॉनहोफर ने अपने नाम से ही उन डार्क लाइन को फ्रॉनहोफर लाइंस कहा। ठीक है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे। लॉकियर फाउंड ए लाइन इन द सोलर स्पेक्ट्रम विच वाज नॉन गिवन बाय एनी एलिमेंट नोन ऑन द अर्थ बाय दैट टाइम। लॉकियर नामक साइंटिस्ट ने सोलर स्पेक्ट्रम में, देखो जरा ध्यान से, लॉकियर फाउंड ए लाइन इन द सोलर स्पेक्ट्रम विच वाज not given by any element known on the earth by that time। लॉकियर नामक साइंटिस्ट ने सोलर स्पेक्ट्रम में, उस समय सोलर स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसी काले रंग की लाइनें देखी जो किसी ऐसे एलिमेंट के कारण थी जो लॉकियर के समय पर
अर्थ पर वो एलिमेंट नोन नहीं था, लेकिन उस एलिमेंट का नाम उन्होंने दे दिया, दस न्यू एलिमेंट वाज नेम्ड हीलियम। उस एलिमेंट का नाम उन्होंने हीलियम रख दिया। उन्होंने कहा कि जब भी वो एलिमेंट अर्थ पर डिस्कवर होगा उसका नाम आप हीलियम रख लेना, क्योंकि सन को हेलियस शब्द से, क्योंकि सन को हेलियस बोला जाता है। तो लॉकियर नामक साइंटिस्ट ने सोलर स्पेक्ट्रम में उस समय कुछ ऐसी ब्लैक कलर की लाइनें देखी जो किसी ऐसे एलिमेंट के कारण थी जो उनके समय पर अर्थ पर नोन नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि जब भी वो एलिमेंट अर्थ पर डिस्कवर्ड हो तो उसको हीलियम बोल दें आप, क्योंकि सन को हेलियस बोलते हैं, ठीक है ना। लेटेड ऑन इट वाज डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ बाई रामसे। उसके बाद क्या बेटा, सोलर स्पेक्ट्रम में लॉकियर नामक साइंटिस्ट ने उस समय कुछ ऐसी ब्लैक कलर की उसके स्पेक्ट्रम में लाइन देखी जो किसी ऐसे एलिमेंट के कारण थी जो लॉकियर के समय पर अर्थ पर वो एलिमेंट नोन नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब भी वो एलिमेंट अर्थ पर डिस्कवर्ड हो तो उसका नाम हीलियम रख लेना, क्योंकि सन को हेलियस बोलते हैं। हेलियस शब्द से उस एलिमेंट का नाम उन्होंने नामकरण पहले ही कर दिया उन्होंने कि उसको हीलियम कहना। और लेटेड ऑन, उसके बाद, उनके बाद वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ अर्थ पर। इट वाज डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ बाई रामसे। रामसे नामक साइंटिस्ट ने उसके बाद अर्थ पर उस एलिमेंट को डिस्कवर्ड किया। इस तरह से सन के एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम से अर्थ पर कई नए नए एलिमेंट को डिस्कवर्ड करने में हेल्प मिली। उसके बाद कुछ एलिमेंट और डिस्कवर्ड हुए, क्या मेरे बच्चे, टेलुनियम, क्योंकि अर्थ को टेलुनियम बोलते हैं, तो टेलुनियम का जो डिस्कवरी है, नेम है, वो अर्थ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि अर्थ को टेलुनियम बोलते हैं, मून को सेलेनियम बोलते हैं। इस तरह से अर्थ पर जो नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, सोलर स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसी ब्लैक कलर की लाइनें आज भी हमको देखते हैं, हम आज भी उसमें हैं, जो किन्हीं ऐसे एलिमेंट के कारण हैं जो सन के क्रोमोस्फीयर में हैं, लेकिन अर्थ पर वो एलिमेंट हैं या नहीं हैं, आज भी हमको कुछ एलिमेंट अब भी ऐसे अननोन है अर्थ पर, जो किसी ऐसे एलिमेंट के कारण वो ब्लैक लाइन मिल रही हैं, जो एलिमेंट अर्थ सन के क्रोमोस्फीयर में तो हैं, लेकिन वो एलिमेंट अर्थ पर हैं या नहीं हैं, उनके बारे में अभी भी हमको जानकारी नहीं। इस तरह से सोलर स्पेक्ट्रम से अर्थ पर कई नए नए एलिमेंट को डिस्कवर करने में मदद मिली। क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम? एक नोट लिखा है छोटा सा बच्चों, बहुत सिंपल सा नोट लिखा है, काम का नोट लिखा है, जरा नोट कर लें आप इसे। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की कई लाइंस में ब्रेक होने को बोला जाता है मेरे बच्चे जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक लाइंस के, स्पेक्ट्रल लाइन के कई लाइंस में ब्रेक होने को, स्प्लिट होने को, उसे बोलते हैं मेरे बच्चे स्टार्क इफेक्ट। शायद पढ़ा होगा आपने, सुना था। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन कई लाइंस में क्या हो जाएं, स्प्लिट हो जाएं, इस इफेक्ट को जीमन इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस कई लाइन में स्प्लिट हो जाएं, इस इफेक्ट को बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। क्लियर? यहां से आगे की बात कर रहे हैं बच्चों। ये टॉपिक एक्चुअल में पढ़ाया तो नहीं जाता आपको, ना ही आपके सिलेबस में है, नहीं एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको पढ़ाया जाता है, ना ही हो सकता है आपकी बुक्स में ना हो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप एक बार सुन जरूर लें इसे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। नाम तो सुना ही होगा आपने फ्लोरेसेंस का। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कहते हैं प्रदीप्ति, फॉस्फोरेसेंस को कहते हैं स्फुरदीप्ति। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों अलग अलग फिनोमेना है, दोनों को समझो क्या होते हैं। फ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूं और फॉस्फोरेसेंस की बात कर रहा हूं।
नेचर के अंदर बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी या फिर ऐसे कहिए लो वेवलेंथ की लाइट अगर गिरा दें तो वे सब्सटेंस उस कम वेवलेंथ की लाइट को या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा वेवलेंथ की लाइट निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अगर उन सब्सटेंस पर लाइट डालना बंद कर देने पर उनसे लाइट का निकलना बंद हो जाए, इस फिनोमिना को बोला जाता है फ्लोरेसेंस। और लाइट डालना बंद कर देने पर कुछ समय तक उस सब्सटेंस से लाइट निकलती रहे। कुछ समय तक मींस कुछ मिनटों तक हो सकता है, कुछ घंटों तक हो सकता है, कुछ दिनों तक उसमें से लाइट निकलती रहे, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, क्या कहा मैंने? नेचर के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे पाए जाते हैं बच्चों, जिन पर अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी मींस कम वेवलेंथ की लाइट डाल दें तो वे सब्सटेंस उस लाइट को ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके कम फ्रीक्वेंसी या ये कहिए ज्यादा वेवलेंथ की लाइट निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अगर उन सब्सटेंस पर लाइट डालना बंद कर देने पर इमीडिएटली वो लाइट का निकालना बंद कर दें, इस फिनोमिना को कहा जाता है फ्लोरेसेंस। लाइट डालना बंद कर देने पर भी उन सब्सटेंस से कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक हो सकता है, कुछ दिनों तक उसमें से लाइट निकलती ही रहे, इस फिनोमिना को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। आपने देखा होगा कुछ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल ऐसे आते हैं बेटी बाजार में, मार्केट में, जैसे कुछ स्टैचू आते हैं जो रात को चमकते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें रेडियम लगा है। एक्चुअल में रेडियम नहीं होता उसमें। अरे भाई, रेडियम इतना कम मात्रा में हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास है, मिलीग्रामों में। रेडियम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास ही मिलीग्रामों में और ग्रामों में है, तो उन स्टैचू में रेडियम कहां से लगाने लगे? और रेडियम इतना कॉस्टली मेटल है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं। और रेडियम ऐसा मटेरियल होता है मेरे बच्चे जिसमें से गामा रेज निकलती हैं, और गामा रेज कैंसर कॉज है, गामा रेज का कैंसर बनाती है। और किसी सब्सटेंस पर रेडियम से निकलने वाली रेज एक बार गिर जाए तो वो सब्सटेंस फॉर एवर, हमेशा के लिए चमकता रहेगा। एक्चुअल में जो मार्केट में स्टैचू आते हैं जो रात को चमकते हैं, वो उसमें रेडियम नहीं होता, उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस का पेंट होता है जो फॉस्फोरेसेंस देते हैं। क्या देते हैं? फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, आप नोट कर लें इस पॉइंट को। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज which on being illuminated by high frequency light, ultraviolet light or low wavelength light, they starts emitting light of relatively low frequency or high wavelength, and this emission of light stops immediately if incident light is cut off. This phenomenon is called fluorescence. नेचर के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिन पर अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम वेवलेंथ की लाइट मींस अल्ट्रावायलेट लाइट उन पर डाल दी जाए तो वे सब्सटेंस उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा वेवलेंथ की लाइट निकालना प्रारंभ कर देते हैं। और उन सब्सटेंस पर लाइट डालना बंद कर देने पर उनसे लाइट का निकलना बंद हो जाए, इस फिनोमिना को बोला जाता है मेरे बच्चे फ्लोरेसेंस। और लाइट डालना बंद कर देने पर उन सब्सटेंस से कुछ समय तक लाइट निकलती रहे, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक, और हो सकता है कुछ दिनों तक भी लाइट उसमें से निकलती रहे, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। फिर से समझो, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which on being illuminated by high frequency or low wavelength light as ultraviolet light, they starts emitting light of relatively low frequency or high wavelength, and this emission of light stops immediately if incident light is cut off. Then this phenomenon is called fluorescence. इस फिनोमिना को बोला जाता है फ्लोरेसेंस। ठीक है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस लेकिन ऐसे भी हैं जिन पर लाइट डालना बंद कर देने के बाद भी उनमें से कुछ समय तक लाइट निकलती रहे, इस फिनोमिना को फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज विच continue emitting light for some time
after the light incident on them is stopped, then this phenomenon is called phosphorescence. इस phenomenon को क्या बोलते हैं? phosphorescence बोलते हैं बच्चों। क्लियर? ये बात बिल्कुल 100% क्लियर हो गई आपको? अब जरा सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस रात को चमकते हैं बिना लाइट डाले, तुमने देखा होगा रोड पर जाते हैं जब हम रात के समय पर, तो देखना आप रोड पर एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है, वो दूर से दिखाई देती है। कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं, धीमे चलिए आगे तीव्र मोड़ है, रात के समय पर लाइट जैसे थोड़ी सी पड़ती है तुरंत चमकते हैं, वो दूर से दिखाई देते हैं। एक्चुअल में उन मटेरियल के अंदर पेंट जो है उस पर फॉस्फोरेसेंस सब्सटेंस का पेंट किया हुआ है। एक्चुअल में लाइट एक बार डालने के बाद भी कुछ समय तक वो लाइट निकालते रहते हैं। उस फेनोमेना को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं मेरे बच्चे। रात को जो बिना लाइट डाले रात को भी चमकते हैं, नहीं, उस फेनोमेना को मेरा बच्चा क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है मेरे बच्चे। इन बोथ द फेनोमेनन, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। इन बोथ द फेनोमेनन वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा होगा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल जरा गौर से देखिएगा, क्यूनिन सल्फेट, ये एग्जांपल है फ्लोरेसेंस का। यूरेनियम ऑक्साइड फ्लोरेसेंस देता है। बेरियम प्लेटिनोसाइडाइड फ्लोरेसेंस देता है। फ्लोरेसीन एसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ फ्लोरेसेंस, shows fluorescence. And zinc sulfide, barium sulfide, calcium sulfide एसेट्रा shows phosphorescence. बेरियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, ये सब फॉस्फोरेसेंस देते हैं बच्चों। क्लियर? द सब्सटेंस विच शोइंग फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, वे सब्सटेंस जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों ही शो करते हैं। अरे मेरे भाई, जो फॉस्फोरेसेंस शो करेंगे वो तो फ्लोरेसेंस तो शो करेंगे, लेकिन जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। देखो मैंने फिर से बोला, क्या बोला? द सब्सटेंस विच शोइंग फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, मतलब जो फॉस्फोरेसेंस शो करेंगे वो फ्लोरेसेंस तो शो करेंगे, लेकिन जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल फॉस्फोरेसेंस भी शो करें। तो ऐसे सब्सटेंस जो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस तो फिर होगा ही होगा, वो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों ही फिनोमेना शो करते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं फॉस्फोरस। जैसे जिंक सल्फाइड को फॉस्फर बोला जाता है। जिंक सल्फाइड को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? फॉस्फर। क्लियर? इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब हम ट्यूबलाइटों को बोलते हैं जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। चेक करना, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है ना, हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट है ना, उनको फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्योंकि फ्लोरेसेंस के कारण वो व्हाइट लाइट निकालती है। इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो घरों में इस्तेमाल करते हो आप, उन ट्यूबलाइटों की बात कर रहा हूं। द इनर सरफेस इज पेंटेड विद फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, उन ट्यूबलाइट के अंदर क्या बेटा पेंट होता है, काय का? फ्लोरेसेंट सब्सटेंस का, फ्लोरेसेंस जो देते हैं ऐसे सब्सटेंस का पेंट होता है, लाइक जिंक, बेरिलियम सिलिकेट। Hence ultraviolet light produced by electric discharge in the tube are converted into visible light due to fluorescence. एक्चुअली में जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ऐसे मटेरियल का पेंट करते हैं जो फ्लोरेसेंस देते हैं, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं हम ट्यूबलाइट में, तो उसके अंदर एक्चुअल में अल्ट्रावायलेट लाइट जनरेट होती है। और अल्ट्रावायलेट लाइट उसकी अंदर की जो दीवार है ट्यूबलाइट की, जिस पर फ्लोरेसेंट मटेरियल का पेंट किया है, उस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरेंगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को वो मटेरियल फ्लोरेसेंस के कारण विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? यस, फिर से समझ लो। इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो घरों के अंदर ट्यूबलाइट यूज करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। द इनर सरफेस ऑफ ट्यूबलाइट इज पेंटेड विद फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। जैसे लाइक जिंक बेरिलियम सिलिकेट है, उसके अंदर पेंट करते हैं जिंक बेरिलियम सिलिकेट का। हेंस अल्ट्रावायलेट लाइट जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण आर कन्वर्टेड इनटू विजिबल लाइट ड्यू टू फ्लोरेसेंस। ठीक,
फ्लोरेसेंट ट्यूब जो लाइट होती है हमारे घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब गिव मोर लाइट देन फिलामेंट बल्ब। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो होती है फिलामेंट बल्ब से ज्यादा लाइट देती है। कारण उसका क्वेश्चन प्रॉब्लम है, बिकॉज इन इट अल्ट्रावायलेट लाइट इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल लाइट ड्यू टू फ्लोरेसेंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम अंडरलाइन कर लेना। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब we get few bright lines of mercury vapors in continuous background। फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस बैकग्राउंड में कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई देती हैं उसके अंदर, वो किसके कारण होती हैं? क्वेश्चन ये पूछता है किसके कारण? मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस के कारण। ठीक है। एक्चुअल में फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस आपने बताया कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिन पर लाइट डालना बंद कर देने पर उनमें से इमीडिएटली लाइट का निकलना बंद हो जाए, इस फिनोमिना को फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिन पर लाइट डालना बंद कर देने के बाद भी उनमें से कुछ समय तक उसमें से लाइट निकलती रहे, डिलेड इमिशन जिसे बोला जाता है, उन मटेरियल को बोला जाता है फॉस्फोरेसेंस। उनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है मेरे बच्चे। आप पहले इस एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लो। ठीक है, बहुत बेहतरीन और बहुत काम का डायग्राम बनाया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो मटेरियल मेरे बच्चे फ्लोरेसेंस देते हैं उनका एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बनाया है। ये तो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ये वाला। ठीक है। जब जो मटेरियल फ्लोरेसेंस देते हैं उन मटेरियल, उन सब्सटेंस पर जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम इस पर डालेंगे तो ये मटेरियल के, इस मटेरियल के, इस सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स उस हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को, ई लाइट फोटोन जो होंगे, फ्रीक्वेंसी हाई होगी इनकी और वेवलेंथ इनकी कम होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की लाइट को इसके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाते हैं? एब्जॉर्ब करके उसे हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। ध्यान से सुनना। अब ये मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चले गए? हायर एनर्जी लेवल में। एब्जॉर्प्शन लाइट है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करके उस लाइट फोटोन की एनर्जी को हायर एनर्जी लेवल में चले गए। तो जितनी एनर्जी लेकर के ये गए हैं, ये एटम्स या मॉलिक्यूल, इस एनर्जी में से फ्लोरेसेंस जो सब्सटेंस दे रहे हैं उनके एटम्स हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ की लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। ठीक है ना। और यहां पर इस एनर्जी को जो लेकर के गए हैं, इस एनर्जी का कुछ पार्ट ये मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से क्या बेटा, और अदर एटम से कोलिजन में कुछ एनर्जी उसकी वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये हायर एनर्जी लेवल से कुछ लो एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। तो मैंने लिखा है यहां पर हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए हैं। क्यों? एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन विद अदर एटम्स। जो एटम ज्यादा एनर्जी मीन ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में गए, ये एटम इस एनर्जी का कुछ भाग अदर एटम से कोलिजन में खर्च कर दिया, जिसके कारण लोअर एनर्जी लेवल में आ गए। ठीक है ना। यहां पर आने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो कम बचेगी। भाई यहां से लेकर के ज्यादा गए हैं एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब की, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी लॉस्ट कर दी कोलिजन में, अदर एटम से कोलिजन में, जिसकी वजह से लोअर एनर्जी लेवल में आए। इस लो एनर्जी लेवल से जब ये ग्राउंड स्टेट पर जंप करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची हुई है उसको निकालते हैं इसको लाइट के फॉर्म में। तो इन लाइट फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब लाइट फोटोन की एनर्जी से कम होगी। तो इसका मतलब इमिशन जो हो रहा है, इमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम, या ऐसे कहो इमिटेड लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। यहां से लाइट डालना बंद कर देने पर एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन जब बंद हो जाएगा तो यहां से लाइट का इमिशन भी बंद हो जाए। इस फिनोमिना को बोला जाता है फ्लोरेसेंस। लेकिन जो मटेरियल फॉस्फोरेसेंस देते हैं मेरे बच्चे, जरा ध्यान से बनाना इस डायग्राम को, जरा इस डायग्राम को ध्यान से बनाना।
यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम बताया है मैंने, जो मटेरियल फॉस्फोरेसेंस देते हैं, एक्चुअल में जो मटेरियल फॉस्फोरेसेंस देते हैं उन मटेरियल के एटम्स पर जब ज्यादा एनर्जी के लाइट फोटोन गिराते हैं, ये तो लोएस्ट एनर्जी लेवल है मेरे बच्चे, जहां पर इस पर ज्यादा एनर्जी के लाइट फोटोन गिराए, उसकी एनर्जी इसके एटम एब्जॉर्ब करके कहां पर गए, हायर एनर्जी लेवल में। इस एनर्जी का कुछ पार्ट उन्होंने खर्च कर दिया अदर एटम से कोलिजन में, तो जिसकी वजह से ये हायर एनर्जी लेवल से शिफ्ट हो गई लो एनर्जी लेवल। तो यहां पर इस ड्यूरेशन में एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन विद अदर एटम्स, यहां पर इमिजन नहीं होगा, कोलिजन में एनर्जी लॉस्ट हो रही है। यहां पर जब कम एनर्जी लेवल वाले ये जो लोअर एनर्जी लेवल है, इनके पास कोई एनर्जी लेवल ऐसा हो मेरे बच्चे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो जाए, तो इन एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता। वे एटम लोअर एनर्जी लेवल के पास में यहां पर कुछ एनर्जी लेवल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर एटम चला गया तो यहां पर इनका थर्मल एक्साइटेशन होगा। थर्मल एक्साइटेशन का मतलब टेम्परेचर के कारण ये एटम यहां से फिर इस हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर यहां से यहां पर आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, यहां पर ये टेम्परेचर के कारण यहां पर इनका ट्रांजिशन होता रहेगा, ठीक है नहीं। और एक बार ट्रांजिशन होने में टाइम ड्यूरेशन लगता है 10⁻³ सेकेंड, ठीक है ना। तो कुछ समय तक ये एटम, इसको इन स्टेट को बोलते हैं हम, यहां पर इन स्टेट्स को बोलते हैं मेरे बच्चे मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, जहां से एटम का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एटम में इलेक्ट्रॉन इस मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर नहीं आते। इसको मैंने लिखा है फॉरबिडन ट्रांजिशन, का मतलब प्रतिबंधित ट्रांजिशन का मतलब यहां से यहां तक का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी इन एटम का टाइम ड्यूरेशन इन मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट में कंप्लीट होगा, उसके बाद इन एटम का ट्रांजिशन यहां से ही ग्राउंड स्टेट पर होगा, तो यहां से लाइट डालना बंद कर देने पर, यहां से हमने सब्सटेंस पर लाइट डालना बंद कर दिया, फिर भी यहां पर लाइट का इमिशन कुछ समय तक हो रहा है, कुछ समय बाद भी हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एटम मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट में फंसे हुए हैं, उनका टाइम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर कंप्लीट होगा, तो उस समय उसके बाद फिर वे एटम हायर एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल से कहां पर लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, तो ये लाइट इमिट करते हैं। इस इमिजन को बोलते हैं डिलेड इमिजन, इस इमिजन को बोलते हैं डिलेड इमिजन। इसी वजह से इन सब्सटेंस पर लाइट डालना यहां से बंद कर दिया, तब भी उन मटेरियल से कुछ समय तक डिलेड इमिजन के कारण कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक, हो सकता है कुछ दिनों तक यहां से लाइट उसमें से निकलती रहे। इस फिनोमेना को बोला जाता है फॉस्फोरेसेंस। नोट कर लीजिए आप, पहले फिगर बनाएं और डायग्राम बनाएं। ये आपको डायग्राम को मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं और बड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लो, इन दोनों डायग्राम को देखो। देखो ये तो फ्लोरेसेंस दे रहे हैं वो मटेरियल का एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये फॉस्फोरेसेंस दे रहे हैं उनका एनर्जी लेवल डायग्राम है। इस दोनों डायग्राम में केवल इतना सा अंतर है कि जो फॉस्फोरेसेंस देते हैं उनके अंदर जो लोअर एनर्जी लेवल है उनके जस्ट बिलो, उसके नीचे मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट होती है, और एटम का ट्रांजिशन इन एनर्जी लेवल से मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट में हो जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये वाला मैंने लिख दिया है फॉरबिडन ट्रांजिशन, का मतलब ये प्रतिबंधित ट्रांजिशन है, यहां पर नहीं होगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस कम एनर्जी लेवल से मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट में होगा, फिर यहां से टेम्परेचर के कारण फिर यहां जाएगा एटम में इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से यहां पर आएगा, फिर यहां से यहीं पर टेम्परेचर की वजह से वो क्या करता रहेगा, उसका ट्रांजिशन होता रहेगा, और जब तक ट्रांजिशन यहां पर होता रहेगा तब तक वो लाइट इमिट नहीं करेगा। और जैसे ही यहां का ट्रांजिशन करने का टाइम कंप्लीट हो गया, ये डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर पर, कंप्लीट जैसे ही ड्यूरेशन उसका होगा तुरंत उसके बाद
इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इस लोअर एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा, इस इमिजन को बोलते हैं डिलेड इमिजन। इसका मतलब डिलेड इमिजन का मतलब है यहां से लाइट डालना बंद कर देने पर भी यहां से लाइट का निकलना कंटिन्यू रहता है, इस इमिजन को बोला जाता है डिलेड इमिजन, और इस फिनोमेना को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। आप फिगर बना लो पहले तो दोनों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी बात। बना लिया? ठीक है बच्चों, इस वीडियो को बच्चों कम से कम 2-3 बार आप इसको देखें। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम पर, ठीक है ना मेरे बच्चे। यहां से आगे की बात बच्चों, चैप्टर आपका यहां पर फिनिश होता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मेरे बच्चे, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को सुने आप और इसको रिवाइज कर लें।